हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी जो कि क्लास 12th के लिए थी, वो थी पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो चैप्टर हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा था उसी का पार्ट 3 आया है आज। और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने उस वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पी, डी और एफ ब्लॉक तीनों हम कंबाइनली स्टडी करेंगे और साथ ही साथ में पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स की हम स्टडी कर रहे थे वो हमने क्लास 11th से स्टार्ट की है। ओके, मतलब कि क्लास 12th की जो आपकी बुक है उसके अंदर ग्रुप 15th एलिमेंट जो है वहाँ से शुरू किया गया है। मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए ग्रुप 15 जो है वहाँ से स्टार्ट किया गया है क्लास 12th में। 13th और 14th ग्रुप जो है वो 11th क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो हमने पहले सोचा था कि हम 13th और 14th वाला जो ग्रुप है वही पढ़ेंगे 11th बुक से, उसके बाद में हम जाएंगे 15th 16th और बाकी फर्दर ग्रुप्स पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो है कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। और साथ ही साथ जो चेंज हुआ है सिलेबस के अंदर, 30% सिलेबस जो आपका कम हुआ है केमिस्ट्री का, उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी PDF जो है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। साथ ही एक बार हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्या पोर्शन चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखिए ग्रुप 15th 16th और 17th, ये वाला ग्रुप 15, 16th और 17th जो है जो आपकी 12th की बुक के अंदर है, उनका जनरल इंट्रोडक्शन बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उनकी अकरेंस भी इंक्लूडेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्लूडेड है, उनका ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारे इंक्लूडेड है। उसके बाद में उनके कुछ एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन हमें देखना होगा। जैसे कि ग्रुप 15 जो है उसके अंदर नाइट्रोजन का हमें डिस्कस करना है, जिसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखने हैं। ठीक है, और इसी नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स जो बनेंगे, ओके, उनकी प्रिपरेशन देखनी है। और उसके बाद में हम देखेंगे अमोनिया, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनेगा वो होगा अमोनिया, एक होगा नाइट्रिक एसिड। ये दोनों चीज़ हमें नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है ये इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है 15th ग्रुप में। इतना इंक्लूडेड है इसके अंदर। इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, इसके अंदर एलिमेंट जो इंक्लूडेड है वो है सल्फ़र। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन है, बिल्कुल पहले ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन होगा, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस, फिर उसके बाद में सल्फ़र होगा, फिर उसके बाद में सल्फ़र के कुछ कंपाउंड्स होंगे और कुछ कंपाउंड्स हम ऑक्सीजन के डिस्कस करेंगे। इतना है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं 17th के अंदर। 17th के अंदर क्या है, हेलोजेंस के जितने भी कंपाउंड हैं उनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, क्लोरीन के यूजेस देखेंगे, क्लोरीन के यूजेस देखे जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में भी देखेंगे इसके अंदर। ऑक्सो एसिड्स जो होंगे हेलोजन्स के, उनके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, किसमें, ग्रुप 17th एलिमेंट के अंदर। इतना ही आपके इसके सिलेबस के अंदर। फिर आ जाता है ग्रुप 18th एलिमेंट। इसमें नॉर्मल है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। इसमें कोई भी एलिमेंट का अलग से सेपरेट डिस्कशन नहीं किया गया, उसमें सिर्फ नॉर्मल जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और वही मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है उसी तरीके का डिस्कशन होगा। फिर आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। उसके अंदर भी आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन बता देती हूँ क्या क्या इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे उनके अंदर क्या होगा, जनरल इंट्रोडक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम ट्रांजिशन मेटल के, जनरल ट्रेंड्स देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ में कि भाई फर्स्ट रो जो है उसके अंदर क्या ट्रेंड रहता है, उनके मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आयनिक रेडियाई क्या होती है, कलर, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा किसके अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। अब है एफ़ ब्लॉक के अंदर। एफ़ ब्लॉक में बिल्कुल 18th ग्रुप जो था हमारा उसके जैसे ही थोड़ा बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत इजी है, ये आपने पहले 11th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है इसको, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया इसके कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे, और जो PDF होगी ध्यान रखिएगा वो PDF इस वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगी PDF का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो है ग्रुप 13th एलिमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, बोरोन का। बोरोन का हमने डिस्कस किया था कि इसकी किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रिपरेशन क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, और इसके जो कुछ कंपाउंड बनते हैं उनके हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम देखेंगे कार्बन फैमिली के अंदर ग्रुप 14th एलिमेंट के बारे में।
सबको पता है कि ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। एक इस तरीके की पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कही थी कि आप खुद से बना के रखें। जिन्होंने बनाई हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मैम हमने हैंडमेड अपनी पीरियोडिक टेबल खुद तैयार की हुई है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। देखिए 14th ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और कौन सा है? लेड। और उसके बाद में ये जो हमारा 114 वाला है ये इसको क्या बोलते हैं? यूनियन क्वेडियम। ठीक है, इतने एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। हमें नॉर्मली किसका डिस्कशन करना है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन और लेड का भी उतना ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है इनका, ज़्यादा करके इन तीनों का ही है। और ये जो एलिमेंट है इसके अभी जो है प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट डिस्कवर हो नहीं पाई है, तो इसके बारे में अभी हमें कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। चलिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। कार्बन, मैं सिर्फ उनके सिम्बल्स लिख रही हूँ, उसी से समझ जाइएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, और हमारे पास में टिन हो गया जिसको एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, टिन एसएन से। और उसके बाद में जो लास्ट वाला है जो है हमारा पीबी, उसको करते हैं हम लेड से। ओके, पीबी जो हो गया हमारा लेड से। ये 14th मेंबर के ग्रुप हैं। हमें पता है कि 14th ग्रुप के मेंबर हैं। हमें पता है कार्बन जो है सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, जो कि हमें कहाँ पे मिलता है? बाय मास अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। कार्बन जो है सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर के अंदर, फ्री फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट है और कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट है। किसमें? फ्री फॉर्म में भी मिलेगा ये कार्बन फॉर्म में, और कंबाइंड फॉर्म में भी अलग अलग जो है कंपाउंड्स के अंदर ये हमें अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल मिलता है। एलिमेंट जो एलिमेंटल स्टेट होती है उसके अंदर ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें? एलिमेंटल स्टेट में मिलेगा हमें ये गोल के अंदर, ग्रेफाइट फॉर्म के अंदर मिलेगा। किसकी बात करें हम? एलिमेंटल स्टेट की। ठीक है, और डायमंड फॉर्म के अंदर हमें ये मिलेगा कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट पे। और जब हम इसकी कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं तो कंबाइंड स्टेट पे हमें कंबाइंड स्टेट पे हमें अर्थ क्रस्ट पे किसके अंदर फॉर्म में मिलता है? ये हमें मिलता है मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में। कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलेगा मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर, और साथ ही साथ हमें ये किस फॉर्म के अंदर मिलेगा? हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म के अंदर। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एयर के अंदर 0.03% अवेलेबल होती है हमें एयर के अंदर। समझ गए? ये है एलिमेंटल फॉर्म। कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म अगर हम देखें अर्थ क्रस्ट पे तो होगी कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। एलोट्रॉप्स भी होंगे ये एक तरीके के इसके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो कंबाइंड फॉर्म होगी, कंबाइंड फॉर्म में क्या? मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और किसके अंदर? कंबाइंड फॉर्म यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर। चलिए भी समझ आ गया, ये बहुत ईजी है। चलिए अब देखिए आगे, कार्बन क्या है? सबसे वर्सेटाइल एलिमेंट माना जाता है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी हम कर सकते हैं। डाई हाइड्रोजन के साथ भी कर सकते हैं, डाई ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं, क्लोरीन के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, सल्फर के साथ भी हो सकता है, और बहुत डिफरेंट रेंज के यूजेस भी दिखाता है इन सब के साथ। जैसे ड्रग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं हम इसको, प्लास्टिक्स वगैरह के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मेन चीज़ आती है कि नेचुरली अकरिंग कार्बन जो होता है उसके अंदर दो तरीके के आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है भाई, आइसोटॉप्स क्या होते हैं पहले ये बताइए। सोचिए, मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया है 11th क्लास का, आप अगर चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर किसी को पता नहीं है आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो 11th क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, वो सब चीज़ें, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स उन्हें कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, जिसके अंदर क्या हो, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो, डिफरेंट हो। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, डिफरेंट हो। एक बार मैं यहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइसोटॉप्स क्या होंगे भाई? ऐसे एलिमेंट्स जो एक या जो मोर देन 1 और 2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो, मोर देन 2 फॉर्म्स के अंदर हो। ठीक है, और जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं विद डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी यानी दिखने में ये डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है भाई, समझ गए? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि भाई दिखने में डिफरेंट होंगे, इनकी फॉर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी।
लेकिन जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, कि यानी अगर किसी के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं तो सबके सब आइसोटॉप्स एक ही तरह की रिएक्शन जो है शो करेंगे और एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए अब इसके अंदर सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। हम जो है कार्बन के आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं। एक तो होता है नेचुरली अगर अकरिंग कार्बन आइसोटॉप्स होंगे तो होंगे कार्बन 12 और होगा कार्बन 13, ठीक है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट में एक रेडियो एक्टिव ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप भी डिस्कवर किया गया है, वो है कार्बन 14, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, ठीक है। और इसकी जो हाफ लाइफ है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, ये आपकी बुक में भी दी हुई है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसकी हाफ लाइफ है 5770 ईयर्स, ठीक है। इतनी इसकी हाफ लाइफ है। और बाकी दोनों जो है ये नॉर्मल आइसोटॉप्स हैं। ये एक ही जो है कार्बन का कार्बन 14, ये एक तरीके का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, कार्बन के बाद में जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। कार्बन के बाद में ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा था? कार्बन था, लेकिन कार्बन के बाद में अब जो है सिलिकॉन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। सिलिका या सिलिकेट्स की फॉर्म के अंदर मोस्टली ये मिलता है, ठीक है। सिलिकॉन एक इतना इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि जिसको सिलिकॉन एक इतना इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि जिसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। किसमें? सिरेमिक्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आपने नाम सुना होगा। सिरेमिक्स की इंडस्ट्रीज़ के अंदर सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। ग्लास की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ग्लास जब बनता है तो उसमें भी सिलिकॉन का कुछ यूज़ किया जाता है। और लास्ट चीज़ जो आती है सीमेंट के अंदर भी सिलिकॉन को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा बहुत डिफरेंट काइंड की सीमेंट्स होती हैं, उसके अंदर जो सिलिकॉन है उसका अलग अलग तरीके का अलग अलग फॉर्म के अंदर सीमेंट्स के अंदर यूज़ होता है। चलिए अब आती है नेक्स्ट चीज़, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम ओनली ट्रेसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी जितना अमाउंट कार्बन और सिलिकॉन का है उतना अमाउंट जर्मेनियम का प्रेजेंट नहीं होता है अर्थ क्रस्ट पे। बहुत कम और बहुत ट्रेसेस अमाउंट के अंदर, यानी ट्रेसेस का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे अमाउंट के अंदर वो प्रेजेंट होता है। और मतलब हम कह सकते हैं कि इसका कोई ज़्यादा वाइड वैरायटी के अंदर यूज़ भी नहीं होता, बिकॉज ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उतने ज़्यादा उसका कोई यूज़ भी नहीं है। कार्बन और सिलिकॉन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या? जर्मेनियम के बाद में आएगा टिन। टिन जो है, टिन का भी अमाउंट लिमिटेड ही प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी टिन हमारे पास में प्रेजेंट नहीं होता है। और टिन का जो मेन यूज़ है मेनली जो है किसके अंदर? SnO2 यानी कि टिन ऑक्साइड जो होता है उसके अंदर ये मेनली जो है अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है। लेड जो होता है वो जेलिना और PbS यानी कि PbS के फॉर्म के अंदर जो है हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होता है, मिलते हैं लेकिन ट्रेसेस अमाउंट के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं मिलते हैं। ठीक है भाई, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमने एक नॉर्मल जो है रिव्यू ले लिया इसका कि किस तरीके से हम कौन कौन से एलिमेंट डिस्कस करने वाले हैं और कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अब ये चीज़ आपको मैं पहले भी 11th क्लास में बता चुकी हूँ कि जो एलिमेंट P ब्लॉक का है तो ऑलमोस्ट सी बात है कि उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी शेल के अंदर जाएगा, कौन से ऑर्बिटल के अंदर जाएगा? P ऑर्बिटल के अंदर ही जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NS2 NP2। ठीक है भाई, समझ आ गई। अब जैसे अगर हम कार्बन की ले लेते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हीलियम का आप डाल दीजिए। हीलियम की कितनी होगी? 2 होगी, तो 1s2 ले लीजिए इसे। ठीक है, 1s2 और बाकी का क्या होगा? 2s2 और 2p2। बिल्कुल इसी तरीके से सिलिकॉन की ले लीजिए। सिलिकॉन का क्या? पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। तो इसके अंदर कौन सी इंक्लूड होगी? इसके अंदर नियोन की इंक्लूड होगी। और उसके बाद में नियोन के बाद में हम क्या ऐड करेंगे इसमें? 3s2 3p2। ठीक है भाई, समझ गए। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स के अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जहाँ से जर्मेनियम, टिन
जहाँ से जर्मेनियम, टिन और लेड शुरू होता है, वहाँ से देखिए आपको पता चलेगा बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ये देखिए कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनके बीच में कोई भी तरीके का कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेकिन जैसे जर्मेनियम आता है यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनर कोर के अंदर डी ऑर्बिटल के जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार अगर हम डिस्कस कर लें। जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पता होना होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर है 32। ठीक है, तो जितनी आर्गन की होगी, ऑब्वियसली जो भी नोबल गैसेस हैं उनकी हम एज ए स्टैंडर्ड ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन की जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो उसके बाद में हमारे पास आएगा 3d10, ओके, जो कि आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट का, और उसके बाद में आया 4s2 एंड 4p2। समझ आ गया, यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होने लग जाती है। अब उसके बाद में अगर हम देखें टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो क्रिप्टन एक नोबल गैस है, उसको इंक्लूड किया जाएगा। फिर वही 4d10, और अब यहाँ 4s2 4p2 था, यहाँ आ जाएगा 5s2 5p2। ठीक है भाई, समझ गए। लास्ट जो हमारे पास में आती है वो है लेड, जिसको बोलते हैं pb से डिनोट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 82, और इसके अंदर जो मेन चीज़ जो आती है वो है ज़ेनॉन। ठीक है, ज़ेनॉन की आएगी, और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। वो चीज़ आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए लेड आ गया हमारे पास में, यहाँ से देखिए लेंथेनम जो है, यहाँ से ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 57 और 58 59 60 61। कुछ जो बुक्स होती हैं उनके अंदर यहाँ जो होता है इस तरीके से बॉक्स बना के और नीचे शो किया जाता है कि यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो गए हैं। इसके अंदर नहीं शो किया हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग यहीं से समझ लेंगे। 57 एटॉमिक नंबर के बाद में 72 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 57 के बाद में लेंथेनाइड एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं 57 58 59, और यहाँ पे ख़त्म होता है 71 के बाद में यहाँ पे एटॉमिक नंबर 72 कंटिन्यूएशन में आ जाता है। ठीक है भाई, समझ गए हैं आप। तो जिस वजह से इसके अंदर जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्ट हो जाती है। एफ और डी दोनों होंगे इसके अंदर, 4f14 5d 6s2 एंड 6p2। समझ गए, बहुत इजी है। आपको मेनली जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जर्मेनियम और टिन के अंदर डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी, लेड के अंदर एफ की आएगी, और बाकी जो आपको नॉर्मल है वो एस ब्लॉक वाली, पी ब्लॉक वाली जो है वो तो बहुत इजी है। यहाँ 2s 2p आ गया, यहाँ 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p। जैसे जैसे जो है ग्रुप चेंज होता गया है, पीरियड चेंज होता गया है, सॉरी ग्रुप नहीं पीरियड चेंज होता गया है, वैसे वैसे इनकी जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो भी क्या होती गई है, चेंज होती गई है। ठीक है, ये है नॉर्मल इसका डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। चलिए अब जो हम आगे देखेंगे वो है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, हमने डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन लिया उनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, समझ लीजिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या होती है, एक तरीके की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी एलिमेंट के लास्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किसके अंदर, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर। ये मैं पहले भी जब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन जब हम ले चुके हैं नॉर्मल इन सब चीज़ों का, जिसमें क्लास 11th में आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया सब आ गया है। इसमें सिर्फ आपका आपको वापस से रिकॉल करवाने के लिए मैं आपको याद करवाती हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव करने के लिए मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट। ठीक है, सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किस में से, फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल में से। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, ये हमारे पास में हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये हो गया लेड। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है, इसके अंदर एक सीक्वेंस नहीं बनी रहती है कि भाई अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, या फिर यूँ कहते हैं कि बढ़ती रहती है। ये बिल्कुल सीक्वेंस मेंटेन नहीं रहती है, कुछ एलिमेंट्स में कम होती है और कुछ एलिमेंट्स में ज़्यादा होती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं
जो कार्बन और सिलिकॉन है हमारे पास में, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन है, इनके अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी इंटरविनिंग एलिमेंट नहीं होते, यानी कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट या कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी हाईली बाउंडेड रहते हैं न्यूक्लियस के साथ में, जिससे क्या है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है। फिर से सुन लीजिए, ये जो एलिमेंट है इनके अंदर कोई भी डी या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट बीच में नहीं होते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ काफ़ी ज़्यादा हद तक अट्रैक्टेड रहते हैं और ईजिली रिमूव नहीं होते हैं, जिस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, यानी इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर जब हम नीचे आते हैं जर्मेनियम और किसके अंदर, सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से हम किसके अंदर आते हैं, टिन के अंदर, सिलिकॉन से जर्मेनियम में, जर्मेनियम से हम आ गए हैं टिन के अंदर, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, जो स्लाइटली डिक्रीज़ हो जाता है डाउन, जैसे ग्रुप में सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन की तरफ आएंगे, इसमें क्या है, स्लाइट डिक्रीज़ हो जाता है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसके अंदर कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इनके बीच में आते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी और इसके अंदर, सॉरी, इन दोनों के अंदर तो डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, हाँ, इनमें क्या होते हैं, दोनों में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बीच में, जो क्या करते हैं, एक तरीके की शील्डिंग क्रिएट कर देते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जिस वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बताती हूँ, देखिए इनके अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या करती है, एक तरीके की शील्ड बना देती है न्यूक्लियस के अराउंड, जिस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिस वजह से ये न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं और ईजिली अपने क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन में तो उतने ज़्यादा है ही नहीं, तो इस वजह से क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देते हैं, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। फिर वापस जब हम आते हैं लेड की तरफ, लेड की तरफ जब आते हैं तो इसमें भी हल्का सा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, डी और एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है, बिकॉज ध्यान रखिएगा, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट शोज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शोज़ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिस वजह से क्या होता है भाई कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से, एस और पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ अच्छी खासी अट्रैक्शन में होते हैं और इजीली रिमूव नहीं करते हैं, तो इनकी जो क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, जर्मेनियम और टिन के कंपैरिजन में, समझ आ गया, इनकी ज़्यादा होती है। फिर वापस जब ग्रुप में नीचे आते हैं, जर्मेनियम और टिन के लिए इनकी थोड़ी कम होती है। लेड की जो होती है वो फिर से थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक के लिए जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी नॉट एलिमेंट्स, हर बार ये निकल रहा है, डी और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी और एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिस वजह से इसके अंदर क्या हो जाता है, जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हम डिस्कशन करें। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बता दी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत सिंपल है, बताइए क्या होता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, एक एटम की टेंडेंसी को कहा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो क्या करे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश रखता हो, या फिर अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसको कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे कि हमें पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिस वजह से क्या करता है, इसके न्यूक्लियस जो करते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो पास के कोई भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उनके शेयर्ड पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, इन एलिमेंट्स के अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है। देखिए, जैसे कि हमें पता है फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होती है इन एलिमेंट्स का, जो कि हमारे पास में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, एक बार यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इनका क्या होता है, एक्चुअली में साइज़ छोटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है इनका, जिस वजह से क्या होता है, इनके अंदर काफ़ी टेंडेंसी होती है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। ठीक है भाई,
इस वजह से क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़, ड्यू टू स्मॉल साइज़। समझ गए? स्मॉल साइज़ के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हमारा है सिलिकॉन और लेड, इनकी जो होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ फ्रॉम, मतलब यहाँ से लेके इनकी सिलिकॉन से लेड तक जितनी जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप कहें कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फॉर एन एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर एन एग्जांपल नहीं, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो होती है 1.8। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। सिर्फ कार्बन की जो होती है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस ग्रुप के अंदर। ठीक है, समझ आ गई? और बाकी सब एलिमेंट्स की 1.8 इक्वल रहती है। ये हो गई इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। जब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसमें कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। बिकॉज़ इस ग्रुप के अंदर तीनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तीनों एलिमेंट्स कैसे? देखिए, कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन और सिलिकॉन, एक मिनट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये तो याद हो गए होंगे आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए, कार्बन और सिलिकॉन जो है ये दोनों क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, सॉरी, कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं नॉन मेटल्स। ये है नॉन मेटल, सभी को पता होगा। जर्मेनियम जो है ये क्या होता है, मेटलॉइड। और टिन और लेड जो है ये दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। क्या होता है भाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ये हो गए हमारे मेटल्स। ठीक है, समझ आ गई? इस ग्रुप के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में जो आते हैं इसके एलोट्रॉप्स। किसके एलोट्रॉप्स? कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल जो है इसका डिस्कशन लेंगे हम, बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हमने पहले डिस्कस कर रखा है। 9th क्लास से मेरे ख्याल से एलोट्रॉप्स जो होते हैं कार्बन के, उसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं, कितने होते हैं और उनके नेम्स क्या होते हैं, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो उसमें हम सिर्फ नॉर्मल सा डिस्कशन लेंगे। कार्बन का पहला एलोट्रॉप कौन सा होता है भाई? कार्बन का पहला एलोट्रॉप हो गया हमारा डायमंड। ठीक है, डायमंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। ठीक है, हर एक कार्बन जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 4 कार्बन एटम से लिंक्ड होता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसकी, डिफरेंट फैशन में होती है। कार्बन कार्बन के बीच की जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 pm होती है। ठीक है, काफ़ी रिजिड होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है इसकी। बहुत ऊपर ऊपर से ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, हार्ड टूल्स बनाने के लिए, यानी शार्प टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। डाइज वगैरह में भी बहुत यूज़ किया जाता है इसका। लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनके फिलामेंट वगैरह बनाने के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल इसका डिस्कशन है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है हमारे पास में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम नॉर्मल कह सकते हैं कि हमने देखा हुआ भी है, डायमंड भी बहुत लोगों ने देखा होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की। वो अब आप जब बुक में देखेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, लेयर बाय लेयर होती है। और इनके अंदर कौन सा फोर्स होता है, वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल्स फोर्स होता है जो कि हमें पता है कि एक तरीके का क्या है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। क्या है, एक तरीके का बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वैंडरवाल फोर्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। 2 जो लेयर होती हैं उन 2 लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 340 pm। ठीक है भाई, प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं इसके अंदर।
प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स समझ गए होंगे आप लोग, देखा तो होगा ही आपने स्ट्रक्चर इसका नॉर्मली। एक बार मैं फिर से बता भी देती हूँ आपको। इस तरीके से जो है इसके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और नीचे जो है इसके अंदर यहाँ पे इसके साथ यहीं पे लेयरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे लेयर बनी हुई रहती है और लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसकी। ठीक है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है लेयर्स के अंदर वो होती है 141.5 pm होती है। ठीक है, हेक्सागोनल के अंदर जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है sp2 होती है। 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3 नेबरिंग कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं। 4th जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पे तो चारों कार्बन बाउंडेड रहते हैं, इसमें 3 कार्बन बाउंडेड रहते हैं, एक जो है इसके अंदर फ्री कार्बन रहता है, जिस वजह से क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो दूसरे वाला जो डायमंड है, डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके सारे के सारे कार्बन जो होते हैं बाउंडेड रहते हैं, कोई भी फ्री नहीं रहता है। ग्रेफाइट जो होता है ये फ्री रहता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन जो इसके अंदर फ्री रहता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ड्राई लुब्रिकेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, मशीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और साथ ही आपने देखा होगा जो पेंसिल जो होती है, नॉर्मल सी चीज़ है, वो नॉर्मल एग्जांपल है इसका। जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं, जो नटराज वगैरह वाली जो भी पेंसिल होती है, उसकी जो लेड होती है ऑब्वियसली वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। अब देखिए लास्ट जो हमारा इसका कह सकते हैं कि एलोट्रॉप आता है, वो होता है फलरीन। फलरीन जो होता है किसने डिस्कवर किया था भाई, बकमिस्टर फलरीन ने डिस्कवर किया था। C60 कार्बन जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, चार एक लेयर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो 4 कार्बन, इसमें एक लेयर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके अंदर क्या है, 3 कार्बन से बाउंडेड रहता है। इसमें टोटल कार्बन की जो वैल्यू होती है वो C60 होते हैं, और आगे जो है C70 की भी बन गई है, और उससे अबव भी बनने लग गई है, अभी उनके भी डिस्कशन आने लग गए हैं। इसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हर एक कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड से बाउंडेड होता है, और 3 ही कार्बन बाउंडेड होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कंप्लीट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जो है कंप्लीट एक कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैक्ड सोकर बॉल भी जिसको हम कह सकते हैं, सोकर बॉल लाइक जो है इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 143.5 pm कुछ के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ के अंदर 138.3 pm भी प्रेजेंट होता है। और स्पेशली क्या है, इसको बकी बॉल भी बोला जाता है, बकी बॉल्स भी बोला जाता है, बहुत सी बुक्स के अंदर इसको बकी बॉल भी लिखा जाता है। ठीक है भाई, ये है नॉर्मल इसका डिस्कशन जो हमने डिस्कस कर लिया है 13th और 14th ग्रुप के बारे में। कार्बन के यूजेस अगर हम आपको बताएं तो कार्बन के यूजेस में हम किसके देखेंगे, ग्रेफाइट के देखेंगे, डायमंड के देखेंगे, फुलरीन के देखेंगे। इसमें क्या है, प्लास्टिक मटेरियल के लिए बनाया जाता है, इनको प्लास्टिक मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, टेनिस रैकेट्स में यूज़ किया जाता है, फिशिंग रॉड्स होती हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत गुड कंडक्टर होते हैं ये ग्रेफाइट की, जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बैटरीज़ में, इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किए जाते हैं। ग्रेफाइट्स को इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो है इसका कार्बन का जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल भी जो उसके अंदर भी कार्बन का यूज़ किया जाता है। और बहुत सी पॉइजनस गैसेस भी जो है कार्बन की प्रेजेंस में बनती हैं, जिसमें जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको सबसे पॉइजनस माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी इस चैप्टर के अंदर जो हमने 11th क्लास का जो हमने डिस्कशन लिया था उसके अंदर हो गई थी। ग्रुप 13th और 14th एलिमेंट जो है हमारा हमने डिस्कस कर लिया है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं ग्रुप 13th और 14th एलिमेंट के अंदर। अब जो है हम 12th क्लास का जो है आपका ग्रुप 15th एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ लेंगे, लेकिन उसके अंदर हम एक कंपाउंड लेंगे, उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमने नॉर्मल रिव्यू लिया था, इसलिए इसके अंदर हमने कोई भी कंपाउंड का ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट जो है सबसे अच्छे से समझ आया और कौन सा पार्ट क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है। ठीक है, और जो सिलेबस से रिलेटेड रिडक्शन जो हुआ था आपका सिलेबस का 30% जो रिड्यूस हो गया है वो मैंने जो है PDF डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आप जाके उस पर क्लिक करिए और उसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड हैं और कौन से हटा दिए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।